चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 7th लेक्चर सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले स्टार्ट किससे करें अपने टॉपिक से रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करना चाह रहे हैं इस फॉर्मूले के थ्रू कि कोई किसी सब्सटेंस की डेंसिटी डिवाइडेड बाय रिलेटिव सब्सटेंस की डेंसिटी। मतलब क्या हम देखो, अब समझो कैसे, जो तुम्हारे काम की चीज है हम कैसे समझ पाएंगे इस चीज से। अब देखो, हम दो चीज में डिवाइड कर देते हैं इस चीज को, एक तो सॉलिड के लिए या लिक्विड के लिए या फिर तुम्हारे गैस के लिए। हम सॉलिड और लिक्विड को कैसे रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं, किसके रेफरेंस में निकालते हैं, वो तुम्हारा होता है वाटर के रेफरेंस में, जो कि सबसे मैक्सिमम डेंसिटी कब देता है, ये हमने सबसे फर्स्ट क्लास में पढ़ी थी, याद हो तो 4 डिग्री सेल्सियस पे देता है, जो कि 1 ग्राम पर ml होती है। ठीक है, अब रिलेटिव डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। अब किसी भी लिक्विड या फिर सॉलिड की तुम डेंसिटी निकालना चाहते हो, अपॉन में तुम क्या कहते हैं, वाटर की डेंसिटी रख दो। इन दोनों का यूनिट सेम होगा डेंसिटी का, ये कैंसिल हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी के लिए। तो पहली बात तो ये तुम्हारा होगा यूनिट लेस। अब सुनो, तुम वाटर के लिए लिक्विड के लिए या तुम्हारा सॉलिड के लिए ये चीज रिलेटिव डेंसिटी कहलाई जाती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, ये मत सोचना जाना ये हाय क्या आ गया। ठीक है जी, तुम्हें बस इसमें क्या पुट करना है, जो भी तुम्हें डेंसिटी दे रखी हो लिक्विड की या सॉलिड की, उसे तुम पुट कर देना अपॉन में 1, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये तुम्हारी स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी। ठीक है, अब हम गैस के बारे में बात करिए, उसके लिए कैसे निकाला जाता है। हम किसको रेफरेंस लेते हैं गैस में, किसकी डेंसिटी को रेफरेंस लेते हैं, इसमें H2 को लेते हैं, H2 गैस को रेफरेंस लेते हैं। जब हम दो एक गैस की अगर हम डेंसिटी को कंपेयर करेंगे, तो उसमें इसका जो टेंपरेचर है, इसका जो प्रेशर है, सेम होना चाहिए जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, जिस गैस से हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो हम इसको निकालेंगे कैसे। तो तुम आइडियल गैस इक्वेशन तुमने पढ़ी थी, याद है, उससे हमने कुछ खुरापात करा था जिससे हमने डेंसिटी निकाली थी, याद है जी, बिल्कुल याद है, PM अपॉन में RT। अब मुझे एक बात बताओ, तो हम कह रहे हैं अगर हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है गैस के लिए, तो हमें टेंपरेचर सेम रखना है और प्रेशर भी सेम रखना है, दोनों चीज का, हाइड्रोजन गैस का और किसी गैस का जिसका हमें निकालना है। तो मुझे ये बताओ, अब प्रेशर सेम है, टेंपरेचर भी हम सेम रख रहे हैं और आर तुम्हारा कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट कांस्टेंट है, मतलब वो, तो तुम समझ रहे हो डेंसिटी प्रोपोर्शनल होगी एम के ही डायरेक्ट। चलो इतना भी समझ नहीं आया तो हमने कुछ तो समझ में आया, अब देखो इस फॉर्मूले के थ्रू पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखो इधर तुम्हारा प्रेशर, थोड़ा छोटा तुम्हारा प्रेशर पी, एक इस गैस का, चलो मैं तुम्हें अलग से करके बताऊं। जैसे कोई गैस है, हमने ले लिया गैस, कोई गैस है जिसकी डेंसिटी है पी और मास कुछ है गैस का, जी लिख दे रही हूँ मैं, और उसका आर और टी। भाई हाइड्रोजन गैस का, ये कुछ जी गैस का डेंसिटी, इसका पी, प्रेशर सेम रखना है तुम्हें, इसलिए हमने इधर भी पी लिया है तो इधर भी पी ही लेंगे, और इसका जो मास होता है H2 का वो, और अपॉन में आर बाय टी, दोनों के दोनों सेम कट जाएंगे, पी भी कट जाएगा। तो इधर तुम देखो, इधर तुम देखो, सॉरी, इधर तुम देखो कि इस हमने क्या करा इसको, क्योंकि ये अपॉन में है भाई, मैंने सिंपल फॉर्मुला लगाया है, फॉर्मुला लगा के तुम ये सब चीज काट दोगे, क्योंकि ये जब सेम है, सिर्फ तुम्हारा मास बचा, गैस का मास जिसका निकालना है उसका मास, और हाइड्रोजन का मास, क्योंकि हाइड्रोजन का H2 का मास तुम्हारा कितना होता है, 2 होता है ना, तो रख दो वैल्यू में एंड यू विल गेट दिस। इसको हम देखो, जो हमारा सॉलिड और लिक्विड के लिए था, हमने रिलेटिव डेंसिटी को एक अलग नाम दे दिया था स्पेसिफिक ग्रेविटी, वही हम रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस को एक और नाम दे देते हैं वेपर डेंसिटी, जिसको फॉर्मूला निकल के आ चुका है, तो हमारी आंखों के सामने याद कर लेना, बहुत बार यूज होगा क्वेश्चन में, कि वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मास ऑफ गैस बाय 2। ये भी तुम्हारी क्या है, डायमेंशन लेस है, क्योंकि तुम्हारा इधर जो भी था, ये तुम कह दो भाई 2 है, ये 2 नहीं है, ये मास है, मास मास है, मास किसका, हाइड्रोजन का, तो ये इसका मास और इसका मास की यूनिट दोनों की कट गई, तो इसलिए ये भी तुम्हारा डायमेंशन लेस है। अब देखो एक क्वेश्चन लगा रहे हैं इसमें, कि दो क्वेश्चन दे दिया कि व्हाट इज द मोलर मास बता दो गैस का, अगर हम इसका जो वेपर डेंसिटी 8 बताते हैं, तो तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता क्या, वेपर डेंसिटी को तो मास अपॉन में 2, वेपर डेंसिटी हमें क्या चाहिए, मास चाहिए, इनटू कर दो वेपर डेंसिटी से, 8 है तो 16 हो जाएगा, सिंपल एज दैट, कुछ भी नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा। व्हिच ऑफ द सॉरी व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस इफ इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 44। अब मॉलिक्यूलर मास दे दिया तुम्हें, मॉलिक्यूलर मास दे दिया 44, तो अब बताओ क्या करोगे, वेपर डेंसिटी निकालनी है ना तुम्हें, वेपर डेंसिटी तो लिख करो m अपॉन में 2, तो 44 बाय 2 22 विल बी योर वेपर डेंसिटी, खत्म। अब एक क्वेश्चन इस पे ये आ गया है, a mixture of gas H2 and O2 gases contains 66 mass of carbon dioxide. This vapor pressure of mixture is, अब वेपर प्रेशर पूछ रहा है तुमसे, तो क्या करोगे, बताओ कैसे निकालोगे। अब कोई कहे कि मैं चलो इसका पूरा मास रख देता हूँ यूं ही, इसका 2 होता है, इसका 44, इसका प्लस करके बता देता हूँ, फिर पूरे कंटेनर में क्या आएगा ऐसे करके, कि 44 प्लस 2 बाय 2, तो 46 बाय 2, और आंसर तुमको दे देगा 33। अब बताओ क्या है वो आंसर भाई, इसमें एवरेज मास निकलेगा, क्योंकि मिक्सचर है। हमने कल की क्लास में, मतलब सैटरडे वाली क्लास में, एवरेज एटॉम, एवरेज मोलर मास का कांसेप्ट पढ़ा था। एवरेज मोलर मास में क्या होता था, देखो इधर फॉर्मूला लिखा पड़ा है, एवरेज मोलर मास में ये होता था, अगर मिक्स किसी कंटेनर में दो गैसेज है, तो पहले उसकी मोल्स पता करो, और जो उनका मास है उनसे इंटू कर दो, अपॉन में जितने तुम्हारे मोल्स है उनको प्लस कर दो, एवरेज मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। याद करो हमने क्वेश्चन भी करे थे, उसमें ये चीज कही गई थी, अगर तुम्हारी ये परसेंटेज में दे रखे उनके मासेस, तो डायरेक्ट 100 ही पुट कर देना, तुम्हें कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं इतनी, बट हाँ तुम्हें मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब सुनो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि 66 मास परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 66% कार्बन मिक्सचर में 66% तुम्हारा कार्बन है मास का, मतलब मास जो है तुम्हारे मिक्सचर का, उसमें 66% तो मास किसका है, कार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, सॉरी कार्बन बोल रही मैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो मतलब तुम समझ रहे हो, इधर भी अच्छे से बता रखा है कि अगर तुम्हारा 100 पूरा 100 ग्राम का मिक्सचर है, तो उसमें से 66% तो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड का ही है, और बाकी बचा 66, मतलब बाकी बचा 66 में से कितना, 100 में से माइनस कर दो 66 को, तो 34 ग्राम आ जाएगा, जो तुम्हारा H2 का होगा। अब इधर से तुम मोल निकाल सकते हो, अच्छे से निकाल लोगे।
भाई मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो तुम्हारा जो गिवन मास दे रखा है वो तो 66 आ गया ना। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज की, तो तुम इसके मोल्स निकालोगे, इसके भी तुम मोल्स निकालोगे। अब मोल्स निकाल के तुम इसका पहली बार एवरेज मोलर मास निकालो, तब जाके तुम वेपर डेंसिटी वाले फॉर्मूले में पुट करके वेपर डेंसिटी निकालोगे। अब पहले देखो, इसका तुम 100 पुट करोगे, डायरेक्ट इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज में दे रखा है, हमने सैटरडे वाली क्लास में पढ़ा था, अगर परसेंटेज में दे रखा हो तो ये चीज पूरी की पूरी 100 पुट कर देते हैं हम, हमें ज्यादा कैलकुलेशन आगे ना करनी पड़े और हमारा टाइम बचे इसलिए। और दोनों के मोल्स आए उनको प्लस करो, इनको डिवाइड कर, और 100 ऊपर है ये, इसको प्लस करके जो भी तुम्हारा आया, ये क्या आया है तुम्हारा एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास आया, मतलब हमें एवरेज मोलर मास ही चाहिए था ना मिक्सचर का। हमने क्यों कराया ऐसा? अगर कोई कहे हमने क्यों कराया ऐसा, तो भाई मेरे कोई कंटेनर है, उसमें ही कह रहा है, कंटेनर भी नहीं कह रहा, वो डायरेक्ट बोल रहा है कंटेनर कह रहा है नहीं, बस वो कह रहा है गैस का मिक्सचर है जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रो H2 गैस है और CO2 है। तो इसमें हम डायरेक्ट इन दोनों का मास प्लस नहीं कर सकते क्योंकि मिक्सचर है, हमें एवरेज चाहिए होगा इस पूरे का। कहीं पे भी ये चीज दिख जाए ना, तुम्हें ऐसे ही करके निकालना है, तुमने प्लस करके कर दिया ना, तुम वहीं गलत हो जाओगे भाई। ठीक है, अब तुम्हारा ये जो आ गया है एवरेज मास आ गया, उसको इंटू कर दो, इंटू नहीं, वेपर प्रेशर मास अपॉन में 2, इसको करते रहो। मास ये आ गया तुम्हारा, इधर पुट करो और निकाल लेना जो भी आएगा आंसर। देखो अब हम थोड़े अच्छी कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हुए कि कह रहे, अब देखो एक हमने गैस ली, दूसरी गैस भी नहीं, हमने एक ए लिया एक बी लिया और इन दोनों ने मिलकर सी और डी प्रोड्यूस करे। और उनका कुछ था कि मतलब कि कुछ कोफिशिएंट था, इसका भी कुछ कोफिशिएंट था, इसका कुछ और इसका कुछ। तो इसमें तुम देखो, हम जो इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, इनको हम मोल्स भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, या फिर वॉल्यूम कह सकते हैं। अब देखो वॉल्यूम सिर्फ गैस के लिए डिफाइन करेंगे। इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर हम इसको वॉल्यूम मान रहे हैं तो ये गैस होनी चाहिए, ये गैस होनी चाहिए। अगर मैं इसको वॉल्यूम मान रही हूँ तो ये गैस होनी चाहिए, इसका 4 अगर मैं मान रही हूँ तो गैस होना चाहिए। ये तुम्हारा सॉलिड, लिक्विड या एक्वस में है तो ये इसके लिए वॉल्यूम नहीं करेंगे क्योंकि ये गैस में नहीं है। इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम वॉल्यूम नहीं मान सकते, वॉल्यूम नहीं मान सकते। ठीक है, अब कैसे, मतलब क्या है अब समझो। ये तुम्हारा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ए का 2, बी का 3, इसका 4 और डी का 7। मोल्स अगर हम कहें तो इसके नंबर ऑफ मोल्स में कहूं कितने हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का अकॉर्डिंग कितने हैं, 2, इसका 3, इसका 4, इसका 7। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल्स बता दो, इसका 2, इसका 3, इसका 4 और इसका 7। अगर मैं वॉल्यूम कहूं, वॉल्यूम सिर्फ गैस के लिए है, तो ये तो गैस है तो इसका 2 कर दो, ये भी गैस है तो इसका 3 कर दो, ये भी गैस है तो इसका 4 कर दो। ये गैस नहीं है भाई मेरे, तो इसका कुछ नहीं आएगा, हालांकि इसका वॉल्यूम होगा, पर वॉल्यूम किस तरीके से निकलेगा फिर तुम्हारा वॉल्यूम जो निकलेगा तुम्हारा मास अपॉन में डेंसिटी। वॉल्यूम डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो वॉल्यूम इस तरह से निकाल सकते हो तुम हालांकि, बट हाँ ये डायरेक्ट वॉल्यूम तुम ये 2.2 सॉरी 22.4 लीटर ये तो गैस के लिए होता है ना, हम उसके लिए तो लगा नहीं सकते, सॉलिड, लिक्विड या एक्वस के लिए नहीं कर सकते ऐसा। तो सेम इधर हालांकि दूसरी तरह से निकालते हैं हम। एक क्वेश्चन था वाटर वाला जिसमें बड़ी ही लुभायमान वो दे रखा था तुम्हें वॉल्यूम, तो इसे देख के बच्चा क्या समझेगा कि अरे मैं लगा देता हूँ इसमें वो वाला एन मोल्स निकालने के लिए 1/11, कुछ मुझे याद नहीं एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, या 44.8 थी आई गेस। तो अपन ने ये कर दोगे तो उसके मैं मोल्स निकाल सकता हूं, पर वो वाटर दे रखा था इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, ये सिर्फ गैस के लिए है। क्वेश्चन याद आ रहा होगा अगर तुमने क्लास लिया तो, है ना। अब ये क्या क्या कह रहे हैं इसमें, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तुमको याद है हमने नंबर ऑफ, चलो इससे पहले पूरा बता देती हूँ देन बताती हूँ। मोल्स की रेशियो इक्वल हो जाएगी वॉल्यूम के रेशियो के ऊपर। देखो भाई तुम्हारा मोल्स की रेशियो इसकी कितनी रखी है, ए की बी की, हम इसको मोल्स मान रहे हैं ना, इसको मोल्स मान रहे हैं, तो ये 3 है, इसका सॉरी इसका 2 है, इसका 3 है, तो इसका 2 रेशियो 3। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ मुझे मोल्स की रेशियो बता दो, क्योंकि ये गैस है तो इसमें ये हम कर सकते हैं लीटर में कर सकते हैं वॉल्यूम, सॉरी इसकी जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको लीटर में लिख सकते हैं। तो अब इसको हम निकालें कैसे, याद है तुम्हें फॉर्मूला, n इक्वल्स टू जितना तुम्हें वॉल्यूम निकालना है अपॉन में 22.4, तो इसको ले जाओ इधर, तो v इक्वल्स टू v नॉट, मैं कुछ भी लिख रही हूँ कोई बात नहीं है, तुम कुछ भी समझ, कुछ भी मैं समझो क्या 20 सॉरी n इक्वल्स टू में 22.4 n into 22.4, तो वही ये चीज लिखी हुई है। अब ये मैं पूछना कि आया कहां से, अब ए के लिए मैंने लगा दिया, बी के लिए लगा दिया, उसके मोल्स इनटू ये, उसके मोल्स इनटू ये, एंड में कट ही तो जाएगा। अब तुम याद करो आई गेस 4th या 3rd क्लास थी वो, जिसमें हम कह रहे थे जो मोल्स की रेशियो होगी तुम्हारे सेम होगी किसी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्यों, क्योंकि उसमें n इनटू में na अपॉन में n इनटू में na, कुछ ए का मान लो कुछ बी का मान लो, इनटू में na से na कट गया था, तो सेम रेशियो आ गया था मोल की तरह ही। याद हो तो भाई क्लास में करा था बहुत अच्छे से। अब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की कैलकुलेशन आ चुकी है इधर, कह रहे हैं कि मानो कि तुम्हारा एक ए है, कोई ए बी है, हमें दे रहा है सी और डी, उसके कुछ कोएफिशिएंट हैं, इक्वेशन होगी वो तुम्हारे पास, तुम समझ जाओगे। अब मानो कि हमने कहा तुम्हारा एक गिवन है, हमसे सी के लिए कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है कि हमारा मास गिवन है, इसका कुछ बता दो, मास बता दो, चाहे इसके मॉलिक्यूल्स बता दो, चाहे इसका वॉल्यूम बता दो, कुछ भी पूछ। अब देखो ये जो हम कर रहे हैं ना, ये हम कह रहे हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है ये है, और हम आंसर कैसे निकालेंगे ये चीज ये बता रहा है। अब तुम सुनो ध्यान से कि वन सब्सटेंस कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या कह सकता है कि अगर एक सब्सटेंस हमारे पास है जिसका गिवन वैल्यू दे सकता है, मास दे देगा तुम्हें, चाहे मॉलिक्यूल दे देगा, वॉल्यूम दे सकता है, इवन डायरेक्ट तुम्हें मोल भी दे सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में किसी सब्सटेंस का, और दूसरे का पूछ लेगा वो कि बता दो भाई, चाहे तुमसे मोल्स ही पूछ लेगा, चाहे मास पूछ लेगा, मॉलिक्यूल्स पूछ लेगा, और वॉल्यूम भी पूछ सकता है। ठीक है, अब उसे निकालेंगे कैसे, ये चीज है ना, वन रिएक्टेंट जो कि एक्सेस में होगा वो तो हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट। अब तुम ये बताओ इधर कि तुम इस, हमने मान लिया ये तुम्हारा क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है, अब तुम आंसर कैसे निकालोगे, तो ये सुनो ये तो फिर चलो मैं ये बताती हूँ, देन इस पे आते हैं। जैसे कि अभी पूरी पहली वाली ही, हम ऊपर वाली ये वाली ही इक्वेशन है तुम्हारी, ये भी तुम्हें गिवन है, इसका निकालना है।
देखो इसका जो एक्स, इसको हम मोल्स मान सकते हैं, हमने कहा था, इसको चाहे मॉलिक्यूल मान सकते हैं, इसको चाहे वॉल्यूम मान सकते हैं, वॉल्यूम अगर माने तो ये गैस होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये इसका एक्स मोल, ए का एक्स मोल हमें कितने मोल्स देता है, सी के, कुछ जेड मोल दे रहा है, तो ए का 1 मोल कितने देगा जेड के, सॉरी सी के, जेड बाय एक्स। तो भाई बताओ मुझे, ए के 3 मोल, ये तुम्हें गिवन है, ठीक है, दे दिया है हमने, गिवन है। तो बता 3 मोल, अभी पूछे ना कोई 3 कहां से आए, तो भाई ये गिवन है बस, ठीक है, याद रखना। इसके 3 मोल्स हमें कितने जेड के मोल्स देंगे, तो सॉरी सी के मोल्स देंगे, मैं गलती पूछ जाती हूँ, जेड अपॉन में एक्स इनटू में 3, वो तुम्हारे आ जाएंगे। अब ये बार-बार कैलकुलेशन बचने के लिए हमने एक इजी सा मेथड निकाला है, जिसके मोल्स पूछे गए हैं इक्वल्स टू में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ, जिसके हमें निकालने हैं, मतलब पूछे हैं या निकालने हैं, अपॉन में जिसकी गिवन है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इनटू है जिसका जिसका हमें गिवन है उसके मोल्स से इनटू। यही इधर ये क्वेश्चन कह रहा है, इसमें जी मतलब कि इधर बस डोनेट कर दिया है कि जी तुम्हारा गिवन का मतलब है और एफ तुम्हारा फाइनल में, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। गिवन तुम्हें कुछ भी गिवन हो सकता है, इसमें मोल्स हो सकते हैं, डायरेक्ट तुम्हें मोल्स गिवन कर दे, या फिर मास दे दे, गिवन मास दे दे, मोलिकुलर मास से डिवाइड करवा के तुमसे मोल निकलवाए, पहले लेंथी करना है तो ऐसे ही देगा, पहली बात लेंथी करनी है उसे क्वेश्चन, डायरेक्ट तुम्हें मोल नहीं देगा, साफ सीधी बात। अब बत इसे हम निकालें कैसे, क्वेश्चन को क्या गिवन है, तुम उसके अगर फाइंड कर लोगे, क्या जिसका तुम्हें जो भी पूछा जाएगा, अगर तुम मोल फाइंड कर लोगे, जो भी जैसे कि अभी क्वेश्चन करेंगे, तुम इस तरह से मोल निकालोगे, बताओ मुझे, जिसका स्टोइचियोमेट्री पूछ मतलब जिसकी जो भी चीज पूछी है हमें, उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जिसका क्या कहते हैं हमें दे रखा है उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और उसके मोल जो हमें दे रखे हैं, तुम कैसे निकालोगे अगर तुम्हारे पास ये दे रखा है। अगर हमसे मास पूछेगा तो हम ये नहीं कर देंगे उसका मॉलिक्यूलर मास, इस मोल से हम क्या कर देंगे, अब इसका मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मास निकालेंगे जितना मास होना चाहिए। अब हम मोल्स नंबर ऑफ वो भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं, ऐसे करके Na से इनटू कर देंगे, जो भी तुम्हारा फाइंड करने को पूछा गया, ये तुम्हारा फाइंड है। सेम हम उसके लिए कह रहे हैं वॉल्यूम के लिए, अगर तुम्हारी गैस होगी तो हम 22.4 से डिवाइड कर देंगे। तो इधर तुम फाइंड करने के लिए कितना मोल, मैं यही तो तुम्हें समझा रही हूँ कि क्या कहते हैं, अगर तुमसे क्या क्या पूछ सकता है, ये तो मैं कह रही हूँ, अगर तुम्हारे पास गिवन के मोल्स होंगे, ठीक है, गिवन के मोल्स होंगे और तुम फाइंड के मोल्स निकाल लोगे, मोल्स के बाद तुम चाहे मास निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हो, फिर वॉल्यूम निकाल सकते हो गैस की, बस इतना सही था। अब देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन इफ 500 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज। देखो कह रहे फाइंड करो मास, मास फाइंड करो किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का। इफ अगर हम 500 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करें मतलब तोड़े उसे, तो हमें कितना कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, उसका मास बताइए हमें। अब ये जो रिएक्शन है टेंशन मत लेना, तुम्हें गिवन होगी, नहीं आती तो आगे तुम सीख जाओगे और वगैरह, ठीक है। अब ये बताओ मुझे, तुमसे पूछा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और दे क्या रखा है कैल्शियम कार्बोनेट। रिएक्शन दे उधर देखो अच्छे से, तुम्हें नहीं बताना, पहले तो रिएक्शन देखो, सॉरी रिएक्शन देखो फटाफट से, कैल्शियम कार्बोनेट और ये तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड। गिवन क्या है तुम्हें, मैंने कहा था डायरेक्ट तुम्हें मोल नहीं देगा, पहले मोल्स तुमसे निकलवाएगा, गिवन के भी कैसे निकालोगे, 500 अपॉन में कैल्शियम कार्बोनेट का मास याद रख लेना 100 होता है, 5 आ गया, इसके मोल्स गिवन के मोल्स 5 आ गए। अब मुझे बताओ इसके तो मोल्स नहीं निकाल सकते, अब सुनो रिएक्शन देखते हैं क्या कहता है हमारा फाइंड करने के लिए। अगर हमें फाइंड करना है मोल्स इसके, कैसे निकालोगे, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ इसका 1 है, दैट इज 1, अपॉन में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ इसका जो गिवन है इसका भी 1 है, इनटू है जो गिवन के मोल्स हैं हमारे पास, जो कि 5 आए हमने निकाले हैं, इसका भी 5 भी आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, मास, मास पूछा है। अब इसके मोलर मास क्या होता है, 40 प्लस 16 56 होता है, तो तुम्हारा इसे इनटू कर दो 56 से, तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा, जो भी आएगा ये आ गया, ठीक है, समझ गए होंगे, बिल्कुल क्लियर हो गया। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ SO3 आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ S8। अब रिएक्शन की तुम्हें कोई वो नहीं करनी है, टेंशन ना लेनी। अब तुम्हें देखो रिएक्शन तुम्हें गिवन है, ठीक है। अब मुझे ये कह रहा है बैलेंस रिएक्शन तुम्हें गिवन है। अब ये चीज मुझसे कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने ग्राम्स होंगे, SO3 कितना ग्राम होगा, ठीक है। अगर आर प्रोड्यूस किससे फॉर्म हो रहा है, किससे बन रहा है वो, 1 मोल ऑफ S8 से, तो ये रिएक्शन तुम्हें गिवन है तुम्हें, और क्या इसको तो चलो डायरेक्ट तुम्हें मोल्स गिवन है, ठीक है। तो वही देखिए रिएक्शन, हमें इसके पहले तो फाइंड करने मोल्स, तभी उससे हम मास निकाल पाएंगे। तो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो हमें निकालना है ये 8 है, जो निकालना है उसका कोएफिशिएंट, उसके नीचे जो दे रखा है उसका कोएफिशिएंट, और इनटू में कर दो जो इसका गिवन का मोल है 1, तो इसका आ गया जो मॉलिक्यूल मोल है 8 आ गया। अब इसका मास निकाल दे रहा हूं, इसका तुम मॉलिक्यूलर मास से इनटू कर दो, मॉलिक्यूलर मास का निकाल लो 80 होता है, मॉलिक्यूलर मास इसका 80 होता है। अब इसके मोल से तुम इनटू कर दोगे तो जो गिवन मास है वो गिवन मास मतलब कि हम जनरली बोल देते हैं गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, इसलिए तो मतलब जो मास है वो आ गया, कितना होना चाहिए था इसलिए वो आ गया। अगर हम 1 मोल ऑफ S8 को से रिएक्शन करवाते हैं और इसको प्रोड्यूस करते हैं तो, ठीक है। आगे बढ़ते हुए, the volume of gas as STP produced by 100 gram of CaC2 with water। अब कोई बोलेगा भाई रिएक्शन तो ये रही, रिएक्शन ये रही, तुम्हें चिंता क्यों नहीं करनी। अब ये देखो तुमसे पूछ क्या रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है एसटीपी पे, किसका वॉल्यूम पूछ रहा है भाई, गैस का। अब देखो तुम्हें डायरेक्ट दे नहीं रखा है, अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो तुम, ये पूछा है गैस का। अब रिएक्शन में देखो कि गैस है कौन सी, इसमें डायरेक्ट दे ही नहीं रखा है, देखो ये गैस नहीं है, ये गैस नहीं है, ये गैस नहीं है, ये तुम्हारी गैस प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन में, तुम्हें नहीं आती, आगे पढ़ोगे, बिल्कुल टेंशन मत लो, ये गिवन है तुम्हें बस। अब देखो किसकी वॉल्यूम पूछ रखा है, इस गैस की, प्रोड्यूस होता है बाय द इतने ग्राम ऑफ CaC2, इसका मास निकालो पहले, तभी तुम इसके गिवन के
तो मास हो क्या कैल्शियम 40 प्लस 12 प्लस 12 अपॉन में 100 दे रखा है, ये तुम निकालोगे गिवन का मोल्स, फिर तुम क्या पुट करोगे, इसका फाइंड करोगे कितना दे रखा है ये जो तुम्हारा फाइंड करने का है उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और जिसका तुम्हें दे रखा है उसका भी 1 ही है। इन में इसके कितने मोल्स आए सॉल्व कर आके ये तुम डायरेक्ट इधर रख देना, ठीक है। अब इसकी वॉल्यूम पूछी है तुमसे, वॉल्यूम। अब इसी चीज से अगर तुम इनटू कर दोगे एफ को इनटू कर दोगे 22.4 से तो तुम्हारा वॉल्यूम नहीं आ जाएगा। अब कोई मुझसे पूछेगा भाई ये क्या आया कैसे, तो क्या क्या एन 2 पॉइंट ये इससे आया है, तुम ये इधर ले गए हो तब तुम्हारा वॉल्यूम आ गया है, इसका कितना वॉल्यूम हो, ठीक है, आंसर निकाल देना। अब कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन एट एसटीपी बाय द कंपाउंड बाय कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ इतने ग्राम ऑफ इसका रिएक्शन तुम्हें गिवन है, तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेती, ठीक है। रिएक्शन गिवन है, इसके तुम पहले तो इसका मास निकाल के, ये तुम्हें गिवन मास है तो इसको तुम मोल्स निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो। अब तुम इसकी रिएक्शन देख के तुम वो नहीं निकाल सकते, फाइंड वाले मोल्स निकाल सकते हो। बिल्कुल कितने क्वेश्चन कर लिया, अब तो वो 2 मिनट में होने चाहिए, इतना तुम्हारे फाइंड वाले मोल्स आ गए। अब इससे पूछ रहा है वॉल्यूम, भाई गैस की वॉल्यूम इनटू कर दो, जैसे अभी बिल्कुल सेम एज इट इज ये वाला क्वेश्चन है, इतने अच्छे से समझाया, ये सेम क्वेश्चन है, अब करते रहो। अब कह रहे हैं मास ऑफ आयरन converted into mass of iron converted into Fe3O4 by the reaction of 18 ग्राम of steam। हमें पूछा है आयरन का मास और गिवन क्या है वाटर, वाटर स्टीम मतलब वाटर ही होता है, ठीक है। तो तुम्हारा स्टीम तुम्हारा वाटर ही होता है, वाटर मतलब कि तुम्हारा गैसियस फॉर्म, स्टीम तो बनी कि वाटर की तो स्टीम बनी है। तो अब हमें बता दीजिए मास कितना होगा आयरन का। तो रिएक्शन तुम्हें गिवन है, टेंशन न लेनी इसकी। अब ये बताओ इस रिएक्शन को देखो और तुम इसको देखो, क्या गिवन है, क्या तुम मोल्स नहीं निकाल सकते हो, गिवन के 1 आ जाएगा, फिर क्या तुम इसके मोल्स नहीं निकाल सकते हो, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3 है, जिसका पूछा गया है उसका 3 है, और अपॉन में जिसका गिवन है, किसका गिवन है, वाटर का गिवन है, वाटर का रिएक्शन देखो अपॉन में 4 इनटू में कितने मोल्स आए थे 1 आए थे, ये तुम्हारा फाइंड वाले मोल्स हो गए 3/4। अब तुम इसका मास रख के नहीं निकाल सकते, Fe का मास 40 ये 56 होता है मेरी टंग, खैर तो तुम इसका मास निकाल सकते हो इतना, ठीक है। अब इधर एक क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर, ये कॉन्सेप्ट है कि जो तुम्हारे मेटल कार्बोनेट होते हैं हीट करने पे मेटल ऑक्साइड बना देते हैं, और जो कि एक रेजिड्यू हो जाता है बच जाता है, और एक ये तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो एस्केप हो जाती है, मतलब चली जाती है। तो बताइए अब ये ठीक है, ऐसे तुम्हारे नॉर्मल मेटल्स काम करते हैं एक्सेप्ट तुम्हारा सिल्वर एंड मर्करी। तुम्हारा जो सिल्वर है हीट करने पे ऑक्साइड नहीं बनाता, वो सिल्वर सॉलिड में बन जाता है, क्यों, क्योंकि जो उसके सिल्वर ऑक्साइड है ना वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है, इसलिए सेम इसके लिए, इसलिए ये रेसिड्यू अपना ही बना लेते हैं। तो प्लस तुम्हारी निकलती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये तुम्हारी रिएक्शन बस समझाने के लिए थी, हालांकि ये तुम्हारे गिवन हो सकती थी, ये तुम मान सकते थे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ रेसिड्यू, ये बताओ कितना ग्राम ऑफ रेसिड्यू ऑब्टेन हुआ बाय द हीटिंग ऑफ सिल्वर कार्बोनेट। भाई सिल्वर कार्बोनेट को हमने हीट करा, कितने ग्राम हमें मिलेगा, कितना ग्राम मिलेगा, मतलब मास पूछा है हमें सिल्वर का, तो कितना मिलेगा एक बार बताओ। अब तुम्हें जो सिल्वर कार्बोनेट है उसका मास दे रखा है, इससे तुम मोल्स निकाल सकते हो, गिवन मोल्स निकाल सकते हो, तुम गिवन मोल्स निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसे करके, और इसका मास ये होता है 0.0001 मोल्स आ गए। अब फाइंड के निकालो भाई किसका कोफिशिएंट, जिसका पूछा है कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 2 और जिसका हमें गिवन है तो ये 1, और इसका कितना आया था 0. मतलब Ng, फॉर्मूला तो याद है ना, NF इक्वल्स टू स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ फाइंड वाले का अपॉन में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गिवन वाले का इनटू में Ng, मतलब मोल्स ऑफ गिवन सब्सटेंस। इसका कितना आया था, हमने निकाला था 0.01। अब इससे तुमने मोल्स फाइंड कर लिए, ऐसे अब इसका वेट रखो, वेट कितना होता है 108 होता है सिल्वर का वेट, याद कर लेना, और वैसे गिवन ही होगा, और जो भी तुम्हारा जो गिवन फाइंड वाला मोल्स आया है उसको रख के जितना मास बनेगा तुम कर लेना, आंसर आ जाए। अब कह रहे हैं एक रिएक्शन दे रखी है तुम्हें, जरा प्यार से देखो इस रिएक्शन को, ये तुम सबसे ज्यादा गौर करो कि क्या किस कंडीशन में दे रखा है, सॉलिड में दे रखा है, ये तुम्हें एक्वस में दे रखा है, ये तुम्हें एक्वस में दे रखा है, ये तुम्हें एक्वस में दे रखा है, और ये तुम्हें गैस में दे रखा है। अब हम कह रहे हैं अब इसको छोड़ो, क्योंकि अब ये क्वेश्चन है ही नहीं, मेन क्वेश्चन तुम्हारा इसमें फंसा पड़ा है, क्योंकि हमें करेक्ट ऑप्शन देखना है, क्योंकि इससे तुम्हें पता नहीं चला कि पूछ क्या रहा है। अब देखो भाई क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन का ऑप्शन ए देखो कि 12 ग्राम ऑफ 12 लीटर ऑफ HCl, क्या मैं इनके कोफिशिएंट को जो कि एक्वस है मैं इनको लीटर ले सकती हूँ, नहीं जी बिल्कुल नहीं। तो ये गलत ही हो गया, देखने के आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी इसमें। अब इसे देखो सेकंड वाले को, 12.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी इज प्रोड्यूस्ड, इतना तुम्हारा वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है हाइड्रोजन का एसटीपी पे, कैसे कि फॉर एवरी मोल ऑफ HCl कंज्यूम, अगर HCl इतना कंज्यूम हो रहा है तो इसके 11.2 लीटर वॉल्यूम बन रहा है क्या गैस H2। तो कैसे करेंगे, क्या ये सही है, तो हम देखते हैं। मानो कि तुम्हारी ये रिएक्शन दे रखी है, ये इसका 6 मोल देता है तुम्हें 3 मोल्स, ठीक है, इसका 6 मोल हमें देता है इसके 3 मोल, तो इसका 1 मोल कितना देगा, तो भाई देखो 6 मोल दे रहा है 3, इसका 1 मोल कितना देगा 3/6, ठीक है 3/6 दे रहा है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने मोल से दे रहा है HCl के, तो भाई उसने कह रहा है एवरी मोल ऑफ HCl, इसमें कोई पूछे भाई मैं मोल ही नहीं दे रखा है, इसमें एक ही मोल के बारे में बात कर रहा है ये, इसलिए तो तुम्हारा जो मोल है गिवन का वो कितना आ चुका है, 1 मोल के लिए 3/6 आ गया। अब इसको तुम इनटू कर दो
पहली बात तो सुनो, ऐसे कर सकते हैं। अब निकालो फाइंड के, क्योंकि हमारा गिवन वाला मोल आ चुका है, दैट इज योर 3/6। फाइंड के मोल निकालो, तो इक्वेशन क्या है तुम्हारी, देखो इसका 6 3, तो मतलब जिसके निकालने हैं 3 है और जिसका दे रखा है 6 है उसका HCl का, और इनटू में कितने मोल्स हैं, एक मिनट एक मोल के बारे में बात कर रहे हैं ना, गिवन मोल इसका 1 है, देखो गिवन मोल 1 है HCl का, और ये तुम्हारे फाइंड द मोल आ गए H2 के। H2 एक गैस है, अब उसके वॉल्यूम के बारे में बात करें तो n गिवन मोल N2 में 22.4। अब तुम देखो इसको 3/6 था ना, हाफ हो गया, इसको काटा तो 11.2 आ गया। भाई यही स्टेटमेंट तुम्हारी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा ये लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, पूछ रहा है तुमसे फाइंड द मास ऑफ, किसका मास पूछ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का, फॉर्म्ड इफ 32 ग्राम ऑफ मीथेन डिकम्पो अंडरगोज कंबशन में ये जा रही है, तो बताओ जो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो कितनी बनेगी, ये तुम्हें करनी आ जाएगी, अभी तो क्लास करेंगे आई गेस, ये तुम्हें सिखा दी जाएगी, ठीक है। तो ये अभी के लिए तुम्हारे लिए गिवन है, ठीक है। इसका क्या है, कितना ये गिवन है, किसके लिए गिवन है, पूछ क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास पूछ रहा है। पहले तो इसके लिए मोल्स निकालो, गिवन मोल्स निकालो, फिर इसके मोल्स निकालेंगे। देख लो भाई इसके मोल्स कैसे निकालोगे, 32 दे रखा है, और मीथेन का मास 16 होता है, 2 मोल्स आ गए, Ng तुम्हारे 2 आ गए, NF कैसे निकालोगे, इसका देखो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिसका पूछ रहा है, इसका कार्बन डाइऑक्साइड के लिए तो पूछ रहा है मास, है ना। तो पर उसके इससे पहले हम क्या निकालेंगे, उसके मोल्स निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, तो 1 अपॉन में जिसके गिवन है 1 इनटू में कितने मोल्स आए हैं 2, अब 2 मोल्स आ गए, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना मास आएगी भाई 88 आ जाएगी, इनटू कर दो, मास से आप तो समझ गए होंगे, बस यही था, थैंक यू।